किस तरह से प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लॉन्ग मार्च की? अगले जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये इनके दरमियानी जो ग्राउंड है धरना और जलसों की 4 तारीख से शुरू करके वो फिर वहाँ पे कितने दिन लगते हैं वो फैसला उधर पहुंचने की बात करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना का बयान हम देख रहे हैं कि वो स्मगलिंग केस की भी तहकीकात करेंगे केस से जोड़ के। तो आपको लगता है कि तहकीकात उस तरह हो पाएंगी? वो शहीद होकर भी आज पूरी पाकिस्तानी कौम को जगा गए हैं, वो हम सबको वेकअप कॉल दे गए हैं और उनका मिशन इंशाल्लाह हम सब जारी रखेंगे। बोल फैमिली का वो हिस्सा थे, बोल उनके मिशन को आगे लेकर जाएगा। मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं। जब हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं FATF की, लेकिन सवाल वही है कि इससे मईशत पर हमारी असरात मुरतब। अब जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो रेटिंग के ऊपर बड़ा मुनसर करता है, इन्हिसार करते हैं कि उस मुल्क की उनकी जो डेस्टिनेशन है उनकी रेटिंग कैसी आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, निडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, जिनका दस्तखाकी कल पाकिस्तान वापस पहुँच गया। वो पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन जैसे आए हैं ऐसे कभी किसी ने सोचा नहीं था। अरशद शरीफ शहीद, जिनके पोस्टमार्टम के लिए 8 रुकनी डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी गई है और अब ये जो पोस्टमार्टम है बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया गया है। कल फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में उनकी नमाज जनाजा दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी और उनकी तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। ज़ाहिर खला तो पूर्ण नहीं किया जा सकता, जो गम है जो उनके अहले खाना का है, जो पाकिस्तान के हर शहरी के दुख है और दिल में दर्द है, उसको कम करना, उस खला को पुर करना तो आसान नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। लेकिन हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि जो कातिल हैं वो यकीनन जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो तहकीकाती टीम है हुकूमत की वो कीनिया जो है वो रवाना होगी और वहाँ पर तहकीकात की जाएंगी। लेकिन पोस्टमार्टम के हवाले से अपडेट लेते हैं और हैं आमना अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। आमना, मुझे बताइएगा, ये पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है क्या और इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? आमना जी, आमना की आवाज़ में जी। आमना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। आमना, मुझे बताइएगा, क्या अरशद शरीफ शहीद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम की कब तक आएगी? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आमना, बोलिएगा प्लीज़। जी, आपको बताएं कि थोड़ी सी तफसील भी कर दें कि पोस्टमार्टम का अमल जो है अभी जारी है और क्योंकि सुबह से ही तकरीबन 1 बजे से डॉक्टर्स की जो टीम थी, 8 रुकनी टीम, वो पोस्टमार्टम के लिए गई। उसके बाद पहले जो है एक्सटर्नल पोस्टमार्टम किया गया बॉडी का, उसके बाद CT स्कैन और एक्सरे के लिए यहाँ से जो अरशद शरीफ शहीद का जो दस्तखाकी है वो यहाँ से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मुंतकिल किया गया। वहाँ पे एक्सरे और CT स्कैन के जो मराहिल थे उनका जो अमल था मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर दोबारा एक मरतबा फिर ये जो मर्चरी है यहाँ पर शिफ्ट किया गया और अब जो है इंटरनल जो है पोस्टमार्टम वो किया जा रहा है और यकीनन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो डॉक्टर से जब हमारी बात हुई इनिशियली तो यही कहा जा रहा था ज़राए की जानिब से कि जस्ट ये एक एक्सटर्नल पोस्टमार्टम होगा, लेकिन क्योंकि ये अहले खाना की जो है उनके मुतालबे पे उनकी ये पोस्टमार्टम करवाना और डिटेल्ड जो पोस्टमार्टम है, तो इस हवाले से जो अस्पताल की इंतजामिया है, हमने देखा कि जो दिन में बात की मीडिया से भी और उसके अलावा हमारे जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि जो अहले खाना की क्योंकि ये मुतालबा था तो ये डिटेल पोस्टमार्टम है। इस हवाले से अभी आप ये कह रही हैं कि डिटेल पोस्टमार्टम जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, 1 बजे से पोस्टमार्टम हो रहा है, इसमें मजीद वक्त लगेगा। आमना अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें बता रही थी। हमें ज्वाइन करें मखदूम शहाबुद्दीन, सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मखदूम, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस भी मैं क्या कहूँ, ये भी छोटा लफ्ज़ लग रहा है मुझे अरशद शरीफ की शहादत के आगे, कि वो शख्स जो कि ना कभी किसी से डरा, ना कभी किसी के आगे झुका, जिस तरीके से उसको शहीद किया गया और अब जो सूरत हाल आगे बढ़ रही है, जिस तरह वज़ीर दाखिला राना सना का बयान हम देख रहे हैं कि वो स्मगलिंग केस की भी तहकीकात करेंगे इस केस से जोड़ के, तो आपको लगता है कि तहकीकात उस तरह हो पाएंगी जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शफाफ तहकीकात हों अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की?
थैंक यू वेरी मच सुमैया फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अल्फाज जो है वो इस वक्त जस्टिस नहीं कर पाएंगे उस कर्ब और उस दुख का जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम महसूस कर रही है। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि ये बात भी मुमकिन है, मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद, वो शहीद होकर भी आज पूरी पाकिस्तानी कौम को जगा गए हैं। वो हम सबको वेकअप कॉल दे गए हैं, वो हम सबको बहादुरी का पैगाम दे गए हैं और उनका मिशन इंशाल्लाह हम सब जारी रखेंगे। बोल फैमिली का वो हिस्सा थे, बोल उनके मिशन को आगे लेकर जाएगा और हम सब उस मिशन को और उस मिशन की तकमील के लिए। और मैं ये बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि मैं ये कल पढ़ रहा था कहीं पर कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जो अपने हक के लिए इसलिए नहीं निकले कि मारे ना जाएं। मौत तो सबको आनी है, मौत तो बरहक है, लेकिन वो मौत क्या जो अरशद शरीफ ने जिस के लिए तरह लड़ते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की मौत, उनकी शहादत जिसे हमेशा याद रखा जाएगा और उनका ये जो मिशन है यकीनन तमाम सहाफ़ी इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ज़ाहिर मखदूम, अभी जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सूरत हाल पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और जुमे से ही लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है और जुमे से जब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो उसकी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लॉन्ग मार्च का तो ऐलान कर दिया खान साहब ने कि जुमे से ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। किस तरह से प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस लॉन्ग मार्च की? नहीं, जुमे को लाहौर में रैली होगी और लिबर्टी से शुरू होगी और मुजांग इचरा दाता दरबार से होती हुई आज़ादी चौक पे जाएगी। उसके बाद अगले दिन से जीटी रोड के सफ़र का आगाज़ होगा और तमाम बड़े शहर जो हैं उससे गुजरते हुए इंशाअल्लाह ताला जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अगले जुमे को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहाँ पे हमने डीसी इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दे दी है। H9 G9 के दरमियान जो ग्राउंड है अब वहाँ पे धरना और जलसों की 4 तारीख से शुरू करके वो फिर वहाँ पे कितने दिन लगते हैं वो फैसला उधर पहुंचने की बात करेंगे। तो आपकी बात से तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कोई 1 हफ्ता लगेगा कि फिर आप अगले जुम्मे को, यानी कि इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तो आप लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जो हुकूमत और वज़ीर दाखिला के इक़दामात हैं उसको किस तरह देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि 25 मई वाली सूरत हाल ना हो, उससे बचने के लिए इस दफ़ा आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? नहीं, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे पाकिस्तान के कंटेनर लाके 2 हफ्ते से रखे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। खौफ इतना ज़्यादा है वहाँ पे उन पे तारी नहीं। जैसे मैंने कहा कि इस दफ़ा हमारे पास टाइम मौजूद है, हमने डीसी को एप्लीकेशन दे दी है, वो इजाज़त नहीं देंगे तो हम कोर्ट से जाके इजाज़त ले लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली डायरेक्शंस मौजूद है। तो इस वक्त इस दफ़ा जो है वो कोई उनके पास ये मौका नहीं होगा कि इस्लामाबाद के अंदर भी कोई ऐसी कार्रवाई करें। और पहले असल जो उन्होंने ज़्यादा पहले जो किया था 25 से पहले 2-3 दिन पहले शुरू किया था वो पंजाब में शुरू किया था। अब पंजाब में हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की है, उनकी हुकूमत नहीं है, तो इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ हालात हों। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम टीयर गैस ड्रोन में डालेंगे, इस तरह जो है वो रास्ता रोकेंगे। फिर भी अगर आप अदालत में जाते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, फिर आप डी चौक तक कैसे जाएंगे? अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को वो वायलेट करेंगे इस तरीके से तो कानून के मुताबिक कोर्ट इंशाल्लाह उन पर खड़ी लगाएगी, जेल भेजेगी। अच्छा, क्योंकि तारीख है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उमर साहब, 2014 का जो धरना था 126 रोज़ का था। अब अगर आप लोग निकलते हैं, ये धरना होता है तो ये धरना कितना तवील हो सकता है और फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि हुकूमत से जो है वो जो इलेक्शन है उसकी तारीख ली जाए? देखिए वो कितना तवील होता है ये तो वहाँ पहुँचने के बाद चेयरमैन इमरान खान जो है वो फैसला करेंगे। और जाहिर है इस पे भी मुनसर है कि अभी भी अगर हुकूमत होश के नाखुन ले और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बदतरीन सियासी समाजी माशी बहरान आया हुआ है और सबको नज़र आ रहा है कि सिवाय एक नए इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं है इस दर से बाहर निकलने का, तो अभी भी अगर वो होश के नाखुन लें और सही फैसला कर दें तो शायद इस्लामाबाद तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा असद साहब, हुकूमत तो ये इल्ज़ाम भी लगा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे कि अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर सियासत कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इसको कैश कर रही है और जल्दबाजी में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, इससे फ़ायदा उठा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप?
इमरान खान ने पहले आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले कहा कि मैं अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर ऐलान करूंगा। आज से कोई 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात को या जुमे को ऐलान करूंगा। तो वो तो ये पहले हो ही चुका था कि इस हफ्ते के अंदर ऐलान होने वाला है। इसके अंदर अरशद शरीफ की शहादत जो है उसका इसके ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सद उमर। वो कह रहे थे सारी सूरत हाल पे कि लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरह होगा, लेकिन मेरे पास कुछ तारीख है लॉन्ग मार्च की, क्योंकि हम आपको ये बताएं कि लॉन्ग मार्च जो है पाकिस्तानी सियासत में ये नए नहीं है, बल्कि इसकी एक सियासी तारीख है। कब कब लॉन्ग मार्च किस किस जमात ने किया और उस लॉन्ग मार्च में उनको नाकामी और कामयाबी का मुंह कैसे देखना पड़ा और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत का खात्मा हो सका या नहीं हो सका। तो सवाल सर पहले बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत और लॉन्ग मार्च, जिसमें हमने देखा है कि एक तारीख़ी किरदार रहा है, सियासी और मजहबी धरने मुल्क की सियासत का हमेशा हिस्सा रहे हैं। बाज़ को कामयाबी मिली है, बाज़ नाकाम रहे हैं। माजी में होने वाले धरनों के बाइस बाज़ हुक्मरानों को इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ा। पाकिस्तानी तारीख में तवील तरीन धरना PTI ने 2014 में दिया, जो कि 126 रोज़ तक जारी रहा। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के खिलाफ 1990 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर 16 नवंबर 1992 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। नवाज शरीफ सदर गुलाम इसाक खान के दरमियान कशमकश का फ़ायदा उठाते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च शुरू किया। 26 मई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहाल किया गया। उसी साल 16 जुलाई 1993 को बेनज़ीर भुट्टो ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च किया तो इस्लामाबाद खारदार तारों से बंद मिला। कशीदा सूरत हाल में फौजी सरबरा जनरल वहीद काकर ने सदर इसाक और नवाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। जमात इस्लामी ने पहला माह सितंबर 1996 में काजी हुसैन अहमद की क़यादत में किया। मिलियन मार्च का मकसद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा था। इस्लामाबाद पुलिस ने मार्च की शुरुआत को 3 रोज़ तक पारा पर रोके रखा और पहली मरतबा आंसू गैस का खुलकर इस्तेमाल किया गया। इसी धरने को अवामी रद्दअमल को देखते हुए उस वक्त के सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया। 9 मार्च 2007 जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ओहदे से हटाने पर वकला ने अदलिया बहाली तहरीक शुरू की और उसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी, जो कि आगे 2008 में लॉन्ग मार्च की सूरत हाल में देखी गई। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की तारीख के हवाले से आगाह कर रही थी और जून 2008 जहां तक हमने आपको बताया था, आगे नवाज शरीफ ने जो एहतजाज एहसन से एहतजाज को धरने में तब्दील ना करने की दरख्वास्त की और लॉन्ग मार्च के तमाम शुरा मुंतशिर हुए। ये तहरीक ख़त्म ना हुई और मार्च 2009 को एक बार फिर मार्च का सिलसिला शुरू हुआ। ये वो मौका था नाजरीन जब पहली बार इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनर्स का शहर बनाया गया। 16 मार्च 2009 को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तमाम माजूल जजेस को बहाल करने का ऐलान किया और यूं ये मार्च अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने 2013 में पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च किया। 17 जनवरी को इस्लामाबाद में 4 रोज़ जारी धरने का इख्तिताम हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात पर हुआ। अगस्त 2014 में ताहिरुल क़ादरी ने मॉडल टाउन सानिया के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बार फिर मार्च का फैसला किया और PTI ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 14 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। हज़ारों की तादाद में पुलिस कंटेनर्स की दीवारें उबूर करते हुए इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी 20 अगस्त को रेड जोन में दाखिल हो गए। पार्लियामेंट हाउस के सामने 18 दिसंबर तक एक तवील धरना दिया गया। बिल आखिर 70 दिन के बाद ताहिरुल क़ादरी और 126 दिन के बाद इमरान खान मुल्की हालात देखते हुए धरना ख़त्म करके रवाना हो गए। नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद का रुख किया और फैज़ाबाद चौक के मकाम पर धरना दिया। 22 रोज़ तक धरना जारी रहा। मुज़ाकरात के बाद कामयाबी हासिल हुई, इख्तिताम पजीर हुआ। अपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान की क़यादत में साल 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मार्च के आगाज़ पर आईं। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के साथ मुज़ाकरात, चंद यकीन दहानियाँ, फिर मार्च ख़त्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 फरवरी 2022 को हुकूमत के मुखालिफ लॉन्ग मार्च किया। 8 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पहुँच कर बिलावल ने खिताब के बाद ये लॉन्ग मार्च ख़त्म किया और इमरान खान ने 22 मई को एक लॉन्ग मार्च किया, जो कि 25 मई को पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर
पर शदीद तसादुम हुआ और उसके तसादुम से दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इमरान खान ने अगले सुबह हुकूमत को डेडलाइन देते हुए लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया और एक बार फिर इमरान खान ने 28 अक्टूबर 2022 को एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब इस लॉन्ग मार्च से क्या हासिल होगा, क्या सूरत हाल रहेगी, मखदूम शहाबुद्दीन से बात करते हैं। जी शहाब, आपको क्या लगता है, ये एक तारीख है पाकिस्तान की लॉन्ग मार्च की, अब क्या होने जा रहा है? देखिए, इस मर्तबा सुमैया जो पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्च होने जा रही है, अगर हम पब्लिक पल्स को देखें और अगर कोई जी शऊर अरबाब इख्तियार में बैठा शख्स भी पब्लिक पल्स को देखे, अवाम जो इस वक्त सोच रही है, जरा अवाम में निकल कर किसी से भी पूछ लें, छोटा सैंपल स्पेस पकड़े या बड़ा पकड़े, तो आपको समझ लग जाएगी कि इस मर्तबा जो लॉन्ग मार्च है ये गुज़श्ता तमाम लॉन्ग मार्चेस से, इससे पहले आपने कब देखा कि कोई वजीर आजम निकले और उसे दफ्तर से निकाल दिया जाए, उसे अपने ओहदे से हटा दिया जाए तो अवाम सड़कों पर आती है। इस अवाम ने इमरान खान के लिए अपनी अदालतें लगाई, रात गए अवाम निकली इमरान खान के लिए। जिस तरह से अवाम निकल रही है, रीसेंट इंतखाबात आप देख लें, इमरान खान पर जो इल्जामात लगते थे कि इमरान खान 2018 में ATMs के जरिए आया, इमरान खान 2018 में मुक्तदर हल्कों की बैसाखियों पर आया, इस मर्तबा तो वो उसके साथ नहीं थे। अवाम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा दी जो रीसेंट इंतखाबात हमने देखे। और इस सब के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तान में सियासतदान है जो लीडर कहलाने के लायक है, जो उस डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है और अवाम जिसके साथ निकल रही है। और इस वक्त जो हकीकी आजादी की जिद्दोजहद है, और इसके साथ ही साथ ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, अवाम को ये बात पता चली कि ये महंगाई मुकाओ मार्च करके आए थे, महंगाई खत्म करनी थी, लेकिन इन्होंने गरीब खत्म कर दिया, गुर्बत खत्म नहीं की। अपने NRO 2 के ऊपर ये काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को केसेस से निकालने हैं। तो इस मर्तबा आई पर्सनली बिलीव, लेकिन इसमें जो अलार्मिंग चीज है वो इस इंपोर्टेड सरकार की हठधर्मी है। और ये भी हमारे मुल्क में ही होता है कि 25 मई को रियासती दहशतगर्दी की जाती है और फिर आपका वजीर दाखिला नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बड़े धड़ल्ले से कहता है, बड़े फखरिया अंदाज में कहता है कि हम उस जुल्म के रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। लेकिन इस मर्तबा मसला ये है, अल्लाह ना करे खाकम बदहन ऐसा ना हो, लेकिन ये इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये इंपोर्टेड सरकार चाहती है कि हालात खराब हों और चीजें जो हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब को आप देख लें, 25 तारीख को इमरान खान ने किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया? इमरान खान ने अपने सियासी मफाद पर की कुर्बानी देकर मुल्की मफाद को ऊपर रखा। अभी भी इमरान खान ये करेगा, लेकिन ये इंपोर्टेड सरकार इस मुल्क के साथ जो कर रही है, और हुकूमत की जो एक नियत है, सही है, वो तो नजर आ रही है। मखदूम शहाबुद्दीन पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया। लेकिन असल से उड़ के जा रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ये लॉन्ग मार्च तो होने जा रहा है, इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद इस लॉन्ग मार्च से हासिल कर पाएगी और इस लॉन्ग मार्च के मुल्क की मईशत पर आगे जो सूरत हाल है उस पर क्या असरात होंगे? क्योंकि नाज़रीन, जो हम पिछले 6 माह से पाकिस्तान की मईशत और साख के हवाले से सिर्फ मायूसी की खबरें देख रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एक अच्छी खबर सुनने को मिली जब 4 साल की अनथक मेहनत और FATF टास्क फोर्स की 34 सिफारिशात पर अमल दरामद के बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज कर दिया गया। मगर सवाल यह है कि क्या ये 4 साल की अनथक मेहनत रंग लाएगी? क्या इसके असरात मुल्की मईशत पर नजर आएंगे? क्या बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करने पर आमादा होंगी? क्या आलमी मालियाती इदारों के रवैये नरम होने के इम्कानात रोशन होंगे? वैसे तो किसी भी मुल्क की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुल्क की मईशत में बेहतरी आती है। अब जबकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ चुका है, तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी का दरवाज़ा खुल जाएगा और मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी। क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहने वाले ममालिक के साथ लेन देन से जो इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं और सरमायाकार हैं वो थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। पाकिस्तानी थिंक टैंक तबादलैब 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को हालिया ग्रे लिस्ट और माजी में 2 दफ़ा ग्रे लिस्ट में रहने से 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि जब पाकिस्तान 2009-2015 में ग्रे लिस्ट में निकला तो उसके बाद उसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर नजर आए और पाकिस्तान को संभलने के लिए 1 साल तक का अरसा लगा। तो अब
इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कैसे निकलेगा और निकलने के बाद पाकिस्तान के इसके मुस्बत असरात कैसे मुरतब होंगे और IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम अपने आवाम को कैसे सहूलियात दे पाएंगे। इन तमाम से सवालात के जवाब हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे मेहमान हैं माहिर माशियात फ़ारूक सलीम साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं FATF की, तो ज़ाहिर एक बहुत अच्छा साइन तो है, लेकिन सवाल वही है कि इससे मईशत पर हमारी असरात मुरतब होंगे। तो ये तीन बड़ी चीज़ें जो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाने के नतीजे में सामने आती हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं रेप्यूटेशन या इमेज, यानी कि पाकिस्तान का जो इमेज है जो ग्रे लिस्ट में रहने से ख़राब हो जाता है, वो ग्रे लिस्ट से जब हम निकल गए हैं तो फिर उसको रेप्यूटेशनल बूस्ट मिलता है, एक बेहतर होता है। दूसरा बड़ा जो फ़ायदा होता है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हवाले से होता है। देखिए, पाकिस्तान कोई 30-31 अरब की एक्सपोर्ट करता है, कोई 75-80 बिलियन की इंपोर्ट होती है, 30 बिलियन का कोई हमारी रिमिटेंसेज आती हैं। तो बैरूनी दुनिया से हमारा कोई 130-135 अरब डॉलर का एक गहरा ताल्लुक है, और वो जब बैंकिंग सिस्टम से आता है और ग्रे लिस्ट में अगर मुल्क होता है तो एवरीथिंग स्लोज डाउन। वहाँ पे ग्रे लिस्ट को एक्चुअली टेक्निकली कहा जाता है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट, यानी कि इजाफी निगरानी की लिस्ट। तो जो भी ट्रांजैक्शन हमारी बैरूनी दुनिया से होती है उसके ऊपर इजाफी निगरानी आ जाती है, बैंक देर करते हैं। तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसमें शायद कुछ कदरे बेहतरी आ जाए। अच्छा, लेकिन एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट खुर्रम साहब, कि सिर्फ मालियाती लेन देन पे ही रखें कि अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में अगर ग्रे लिस्ट में दोबारा ना डले तो सिर्फ जो लेन देन है माली सिर्फ उसी को देखना होगा, या जो फिर हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी ठीक करना होगा, जो ज़मीनी हक़ाइक़ जिसे हम कहते हैं? देखिए, तीन चीज़ें जो डायरेक्टली करती हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो एक तो क्रेडिट रेटिंग का मामला है, सही, जिसमें हमने देखा कि पिछले कुछ ही हफ्तों में पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने रेटिंग नीचे की है, फिर मूडीज ने रेटिंग नीचे की, और फिर फिच रेटिंग जो है नीचे कर दी। अब जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो रेटिंग के ऊपर बड़ा मुनसर इन्हिसार करते हैं कि उस मुल्क की, उनकी जो डेस्टिनेशन है उनकी रेटिंग कैसी आ रही। फिर दूसरी चीज देखी जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलिसी कंसिस्टेंसी, यानी कि जो माशी पॉलिसी है क्या उसमें बहुत तेजी से बहुत जल्दी तब्दीलियां तो नहीं आ जाती। अब देखिए, जो 5 साल का जो मैंडेटेड पीरियड है हमारी करंट नेशनल असेंबली का, उसके दौरान ये छठा वजीर खजाना हमारे सामने आया है। सही बात है। तो जिसमें पॉलिसी कंसिस्टेंसी वाला जो मामला है उसको बहुत बड़ा एक धचका आप समझिए मिलता है। यानी कि आप फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आती है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के असरात इतने ज्यादा मुरत्तब नहीं होंगे। जी, कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये तीन चीजें जो हैं, जिसमें क्रेडिट रेटिंग है, जिसमें पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, यानी कि अगर कोई बैरूनी सरमायाकार आ रहा है, वो पाकिस्तान में कोई मुआहदा करता है और मुआहदे की कहीं खिलाफ वर्जी होती है, तो अदलिया का कैसा निज़ाम है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की अगर खिलाफ वर्जी होती है तो फिर अदलिया क्या करती है। ये तीनों कमजोरियां जो हैं पाकिस्तान की, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक वो हर्डल है बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते में। एक तो क्रेडिट रेटिंग बहुत तेजी से नीचे जा रही है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, और फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं। तो फारूक साहब, अब एक तरफ तो ये मामलात हैं कि जी बैरूनी सरमायाकार आएगा, किस हद तक आएगा, लेकिन जो इस मुल्क में रहने वाला शहरी है, जो उसके ऊपर महंगाई का एक बोझ है, जो सूरत हाल ख़राब है, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कैसे ये हुकूमत इस दलदल से आवाम को निकालेगी, मुल्क की मईशत को कैसे ऊपर उठाया जाएगा? आपको लगता है कि जो डॉलर बार बार बढ़ रहा है, हम कह रहे हैं हमारा ज़ाहिर जो हमारे पास रेमिटेंसेस हैं वो नहीं आ रही हैं, हमारे पास मईशत का बुरा हाल है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत या फिर कोई आने वाली हुकूमत इस सूरत हाल से आवाम को निकाल पाएगी? देखिए, दो माशी बीमारियां हैं जो पिछले 25-30 सालों से चलती आ रही हैं, चाहे हुकूमत PTI की हो या हुकूमत PMLN की हो या हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो। वो दो बीमारियां हैं, बजट का खसारा और दूसरी बीमारी है तिजारत का खसारा।
ये दोनों बीमारियां हैं। बाकी चीजें जिनका आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रुपए की वैल्यू गिर रही हो, चाहे वो डॉलर्स का खजाने में फुकदान हो, ये सारी उन दो बीमारियों की अलामात हैं, वो बीमारियां नहीं। तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि जो बुनियादी माशी ढांचा है, जो बुनियादी माशी पॉलिसीज है, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कहीं बीमारी का इलाज करने की कोशिश नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने बात की बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि बीमारी का इलाज करने की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। बस आखिर में आप मुझे ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है, हमने कई इकोनॉमिस्ट से बात की, आप समेत सबका ये कहना है कि जानबूझकर इस सूरत हाल में पाकिस्तान को डाला गया है। जिन लोगों ने इस सूरत हाल में मुल्क को डाला है, कई बैंक्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डॉलर का रेट ऊपर गया, शो कॉज नोटिस दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कार्रवाई कोई नहीं करते तो फिर हम ये कैसे समझते हैं कि वो माफिया सरगर्म नहीं होंगे, वो दोबारा मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या कहीं आपको लगता है कि रिलेक्टेंस हुकूमत की भी है, हुकूमत भी हिचकिचाहट का शिकार है इनके खिलाफ कार्रवाई करने में? देखिए, दोबारा से जो बुनियादी माशी ढांचा है उसमें पाकिस्तान के अंदर कार्टेल्स का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो चीनी का कार्टेल हो, चाहे वो अब बिजली का कार्टेल बहुत बड़ा बन गया है, इसी तरह गाड़ियां बनाने की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा कार्टेल है। आज पिछले 25 से 35 साल की आप तारीख देख लें, ये कार्टेल जो है कोई भी हुकूमत इनको तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, ये कार्टेल्स अपना रोल प्ले करते हैं और फिर इसको हम कहते हैं प्राइस इनलास्टिक, यानी ये अपनी मुंह मांगी कीमत जो है वो मांगते हैं। इनका बोझ जो है वो 25। क्या इसकी वजह ये शॉर्ट अपना एक उस पे दीजिएगा फारूक साहब कि इन कार्टेल्स का हिस्सा खुद होती है हुकूमत? कुछ लग रहा है ऐसा ही है कि या तो कार्टेल बहुत दलेर हैं, बहुत ताकतवर हैं, और या फिर हुकूमत के कुछ एलिमेंट जो हैं ये वजूहात भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम साहब। वक्त की कमी है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।